नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से। जैसा कि आपको पता है, हमारी 1000 प्रश्न की सीरीज चली आ रही है और उसी श्रृंखला का आज तीसरा वीडियो आने वाला है आ रहा है। इसमें हम हमारे पुराने लेक्चर्स में इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्वेश्चंस को भी कवर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है आज का हमारा पहला प्रश्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। आपकी इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक है पर्व एवं उत्सव, तो वहां से ये प्रश्न को उठाया गया है कि प्रश्न कह रहा है कि हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। देखिए, ये पूछा गया है हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग मतलब जो इंडियन हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर जिसमें 12 महीने होते हैं। कौन कौन से 12 महीने होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर लिखेंगे। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, है ना। इस प्रकार के 12 महीने होते हैं। वो 12 महीने आप मुझे करंट कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। प्रश्न पढ़िए, हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। अब प्रश्न पढ़ के ही आपके दिमाग में आ गया कि मकर संक्रांति को जनवरी के आसपास मनाई जाती है, यानी तब ठंड होती है, और 14 या 15 जनवरी, ये आपकी सामान्य बुद्धि कहती है कि यहाँ पर मनाई जाती है। लेकिन अब आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन क्या है, सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सिंह राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। थर्ड ऑप्शन, सूर्य जब तुला राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, या मिथुन राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। अब ये राशि क्या है, ये आपके सबके नाम के अनुसार, जन्म के अनुसार और जन्म के समय के अनुसार डिसाइडेड होती हैं। कितने प्रकार की राशियां होती हैं, सबको अपनी नाम राशि पता होती है। अगर नहीं पता तो अपनी माताजी और पिताजी से पूछ लीजिए। तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको जितने भी त्योहार हैं, मकर संक्रांति हुआ, रक्षाबंधन हुआ, दीपावली हुई, होली हुई, ग्यारस हुई, डोल ग्यारस, अक्षय तृतीया, हिंदू नववर्ष, जितने भी हिंदू त्योहार हैं इनकी सबकी तिथि याद करनी है। तो इसका आंसर है ए। ये कब मनाई जाती है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तब हमारी मकर संक्रांति मनाई जाती है। नाम से ही स्पष्ट है मकर, तो यानी मकर राशि में आ ही रहा होगा। लेकिन प्रश्न बहुत जटिल है, सब में मकर राशि प्रवेश कराया गया है। तो आपको ये स्पेसिफिक चीज पता होनी चाहिए कि सन जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, कैप्रिकॉन में एंटर करता है फ्रॉम सेजिटेरियस, तब यह क्या कहलाती है, तो उस दिन क्या मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है या इंग्लिश कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यह या तो 14 जनवरी को आती है या फिर 15 जनवरी को आती है। तो मैंने आपको बताया आपको कौन कौन से त्योहारों की तिथि याद करनी है और अच्छे से याद करनी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी का संबंध किस शहर से है। अब देखिए, यहां पर फिर से गौर फरमाइए। ब्लू पॉटरी, पॉटरी क्या होती है, पॉटरी यानी मटके, मृदभांड, वेयर्स, बर्तन। तो हर शहर में कुछ ना कुछ अलग किस्म के वो पाए जाते हैं, कुछ अलग किस्म की वो होती है, शिल्पकला बनाई जाती है, हस्तशिल्प कला होती है, और उस शहर की वो विशेषता होती है। हमने हमारे प्राचीन इतिहास को भी इसी तरीके से बांटा है। कहीं हमने पढ़ा है कि लाल कलर के मृदभांड होते हैं, लाल काले मृदभांड होते हैं। इस तरीके से हमने बर्तनों के आधार पर उस संस्कृति को पहचाना है। तो वैसे ही फेमस जो ब्लू पॉटरी है उसका संबंध किस शहर से है, तो ऑप्शन देखिए, पहला जबलपुर है, दूसरा जयपुर है, तीसरा मुरादाबाद है, चौथा बनारस है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो ठीक 2 सेकंड का समय लीजिए, अपने दिमाग में आंसर फिट कीजिए, और हमारे अनुसार जो आंसर है वह है बी, जयपुर। ब्लू पॉटरी का संबंध जयपुर से है। क्यों, क्योंकि इसका रंग होता है वह नीला और हरा होता है, नीला, हरा, ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह अकबर के समय से ये प्रकार की पॉटरी बनाई जाने लगी थी। क्यों, क्योंकि अकबर के समय यहाँ के जो राजा थे मानसिंह, यहाँ के राजा जो मानसिंह थे, वह ये कला को, उनके साथ जो भी विद्वान गए थे वह लाहौर से लेकर आए थे, और लाहौर में ये कला ईरान से आई थी। पर्सियन आर्ट है, पर्सियन आर्ट है, ईरान से आई थी।
ईरान से लाहौर, लाहौर से राजा मानसिंह। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब काबुल का और अफगानिस्तान में जब अस्थिरता हो रही थी, उस समय अकबर ने किसको वहां का मनसबदार बनाया था? राजा मानसिंह को बनाया था। तो राजा मानसिंह उस जगह पर रहे हैं बहुत सालों तक, तो वहां से वहां की संस्कृति अपने क्षेत्र में लेकर आई। तो ब्लू पॉटरी का संबंध किस शहर से है? जयपुर से है। हर चीज फैक्चुअल जो भी होगी वो आपके कंसेप्ट से ही डील होगी, है ना। तो हर चीज आप रट नहीं सकते, आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो 50 सेकेंड का आंसर बी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी रॉक पेंटिंग में 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अब देखिए यहां पर शैल चित्र गुफा पूछी है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। रॉक पेंटिंग केव्स, तो कौन सी गुफाएं हैं जहां पर रॉक पेंटिंग पाई जाती हैं और किस धर्म से संबंधित? 11 सिरों वाला बोधिसत्व। तो यानी पहले तो वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगी, ठीक है ना, क्योंकि बोधिसत्व महायान शाखा जो अपना निर्माण रोककर दूसरे का निर्माण कराते हैं वह क्या कहलाते हैं? बोधिसत्व कहलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 11 सिर वाले बोधिसत्व कहां पर मिलते हैं, तो ये हमको फाइंड करना है। तो बोधिसत्व आपको पता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो उदयगिरी की गुफा है ये तो नहीं होगी, क्योंकि ये हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म का है नहीं। तो आपका डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा है अजंता, एलोरा और कन्हेरी। ये आपका बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना है। तो अजंता और एलोरा में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। जो 11 सिरों वाला बोधिसत्व है वो पाया गया है कन्हेरी की गुफा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह कहां पर है कन्हेरी की गुफाएं? यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 109 है। कुल गुफाओं की संख्या 109 है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लुम्बिनी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए लुम्बिनी सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे कि लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है और किस लिए फेमस है। ये आपको बिल्कुल बेसिक तैयारी के प्रारंभिक चरण में आपको आना चाहिए, और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर देंगे कि लुम्बिनी कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। और अब ये प्रश्न है कि लुम्बिनी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए दुनिया में कुछ सीधा सीधा नहीं होता, सब कुछ टेढ़ा होता है। बिहार बोधगया में आयोजित होता है? नहीं होता। तेलंगाना हैदराबाद में होता है? रखते हैं होल्ड पर। उत्तर प्रदेश सारनाथ? नहीं होता। नेपाल के लुम्बिनी में होता? इतना सीधा होता तो क्वेश्चन भी नहीं आता। नहीं, यहाँ भी नहीं होता है। इसका आयोजन होता है तेलंगाना और हैदराबाद। जो तेलंगाना राज्य है उसकी राजधानी है हैदराबाद, वहां पर इसका आयोजन होता है। और इसका सही आंसर है बी। यह मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अब आपको बुद्ध पूर्णिमा की भी तिथि याद करनी है, क्योंकि बुद्ध के जो भी जितने भी दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, चाहे वो महानिर्वाण हो, महापरिनिर्वाण हो, निर्वाण हो, जन्म हो, वो समस्त चीजें एक ही दिन मनाई जाती हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वही तिथि है। तो वो आपको याद करनी है। ये तेलंगाना में यह नागार्जुन सागर जो है उसके किनारे मनाया जाता है, नागार्जुन सागर के तट पर मनाया जाता है। और इसमें दीपों का दान किया जाता है, दीप सागर में दान दिए जाते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी महोत्सव हैदराबाद में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके उत्सव एवं पर्व से संबंधित, ठीक है ना। बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 55वां नंबर का। इसमें है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अब देखिए ये आपका स्वतंत्रता के पश्चात की घटनाओं से है, ये जो आपकी हेडिंग है सिलेबस में, इवेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे रिलेटेड है। तो ये देखिए युद्ध से है कि कौन से युद्ध में क्या क्या हुआ था, मतलब कौन से युद्ध में हमारी भारतीय सेना के द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए गए थे, या इस इवेंट में कौन सा अभियान चलाया गया था, उससे संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखिए आप, पहले पर गौर फरमाइए। ऑपरेशन विजय कारगिल विजय में चलाया गया था, सही बात है। 26 जुलाई 1999 को चलाया गया था कारगिल विजय। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था हमारी ऊंची चोटी पर। जब सर्दियों में सैनिक उस पीक को खाली छोड़ देते थे, तो वहां पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। तो उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो 26 जुलाई 1999 बिल्कुल सही है। ऑपरेशन जीरो आवर ये भी सही है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया था। 8-9 अगस्त की मध्यरात्रि 1942 1942 ऑपरेशन जीरो आवर। जितने भी प्रथम पंक्ति के नेता थे कांग्रेस के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया है ये, है ना। तीसरा है ऑपरेशन फेथ भोपाल गैस त्रासदी के समय, ये भी सही है। 2 और 3 दिसंबर की अर्धरात्रि को
जब यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस निकलती है तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनके राहत एवं बचाव के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन फेथ कार्यक्रम चलाया गया। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ये भी सही है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद विलय सितंबर 1948 में हुआ है ये काम। हैदराबाद का निजाम भारत में नहीं मिलना चाह रहा था और वहां के जो रजाकार नाम के व्यक्ति थे वह जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, जिससे राज्य में अस्थिरता की स्थिति थी, हिंसा बलात्कार ऐसी घटनाएं हो रही थी। तब भारत सरकार ने पुलिसिया कार्यवाही के द्वारा यह ऑपरेशन पोलो करवाया था। तो यानी इसमें हम देख रहे हैं चारों ऑप्शन सही हैं। पहला भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। जहां चारों स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर क्या होगा 55 का डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संघ में रियासतों के विलय के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। देखिए यहां पर गौर किस पर करना है, प्रश्न पर। प्रश्न में कहा रियासत, जो आपकी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके मर्जर से रिलेटेड क्या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यानी आपको गलत कथन बताना है ना। सही 3 होंगे, कोई एक गलत होगा इसमें, ठीक है ना। तो पहला है कि रियासत विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ, तो ये हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड जो भी काम नाम था वही देख रहे थे। उन्होंने ही, उनके बारे में ही बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि एक सेब की टुकड़े, एक सेब की टोकरी है, उस टोकरी में सारे सेबों को रखना है, अगर कोई एक भी सेब नहीं रहेगा तो वह नक्शा, वो टोकरी अधूरी हो जाएगी। तो ये माउंटबेटन का स्टेटमेंट था। तो और उस टोकरी को भरने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि रियासत विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत का विलय मतदान के द्वारा हुआ था। जी हाँ, तो जूनागढ़ रियासत, देखो क्या हुआ था, जब भारत का विलय होना था तो 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो तीनों रियासत ही कैसे हुई, तीनों रियासत ही विवादित रही, बाकी सारी टोकरी भर गई, ये 3 सेब बचे रह गए। तो हैदराबाद का विलय मैंने बताया सैन्य कार्रवाई, इसके पहले क्वेश्चन में। जूनागढ़ के नवाब थे, जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से ऑफर था। वहां के साथ सिचुएशन क्या थी, वहां की जो जनता है वह हिंदू थी और जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, तो उनकी सिंपैथी जा रही थी पाकिस्तान के साथ मिलने की, जबकि जनता की राय थी कि भारत में मिलाया जाए। तो उनको ऑफर भी मिले थे, लेकिन वहां पर जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो वहां जनमत के द्वारा, जब नवाब अपनी जनता को छोड़कर भाग गया तो वहां पर जनमत कराया गया और जनमत में जो मैक्सिमम वोट थे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट भारत को मिले और इसका जो विलय था, भारत में मर्जर था, वह कैसे हुआ, थ्रू मतदान के द्वारा हुआ। ये भी स्टेटमेंट सही है। जम्मू कश्मीर रियासत का विलय 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र के हस्ताक्षर से हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भाई महाराजा इंद्र महेंद्र राज राजेंद्र महाराजाधिराज हरि सिंह, ये इनका पूरा नाम है, डोगरा वंश के राजा हैं। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र किया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर गौर करना है तारीख पर। ये जो 24 अक्टूबर 1947 दी हुई है, ये तारीख यहां पर गलत है। 24 नहीं है ये है 26 अक्टूबर, 26/10/1947, 24 तारीख नहीं है ये, 26 तारीख है। 26 अक्टूबर को जब कबायली बिल्कुल श्रीनगर के 30 किलोमीटर पहले तक आ गए थे, तब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर में विलय के लिए साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, हैदराबाद रियासत का विलय सैन्य कार्रवाई के द्वारा हुआ था। हाँ हुआ था, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो। कहीं कहीं इसे सैन्य कार्रवाई लिखते हैं, कहीं कहीं इसे पुलिस कार्रवाई लिखते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा भक्ति है। यहाँ पर ये पूरा सटीक गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 56 का आंसर हो जाता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57th प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। अभी इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी, वो मूवी भी आपको देखनी चाहिए। सारा अली खान की मूवी है, वो मूवी आप देखेंगे, उसमें बताया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत की क्या स्थिति है और कैसे ये संचालन हुआ था कांग्रेस रेडियो। तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। ऑप्शन ए है हंसा मेहता, ऑप्शन बी है अरुण आसिफ अली, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है BM खाकर।
देखिए क्या हुआ, जब भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर हुआ तो उसमें जो प्रथम पंक्ति के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जेपी नारायण एक ऐसे, सॉरी, राम मनोहर लोहिया एक ऐसे नेता थे जो जेल से कूदकर भाग गए थे, जेल से भाग गए थे और अंडरग्राउंड हो गए थे। और उस समय बंबई के ही कुछ युवा थे, उषा मेहता जिनमें प्रमुख थी। उषा मेहता ने अपने घर के पैसों से, अपने ही निजी फंडिंग से एक अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत की। आप अगर वो मूवी देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो 1942 में उषा मेहता ने रेडियो स्टैब्लिश किया और उसमें किसी बड़े नेता की आवश्यकता थी, क्योंकि राम मनोहर लोहिया उस समय अंडरग्राउंड थे और जेल से भाग चुके थे। तो राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता इन दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया और आंदोलन की आग को बरकरार रखा, भले ही बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। तो ये 1942 का आंदोलन है और इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। और अगर उषा मेहता आ जाती हैं तो उषा मेहता भी और राम मनोहर लोहिया भी ये प्रमुख नेता हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1935 के एक्ट को अनेक ब्रेकों वाले इंजन तथा इंजन रहित मशीन, मतलब मशीन विथ मल्टीपल ब्रेक्स एंड विदाउट इंजन, अनेक ब्रेकों वाला इंजन तथा इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी है? किसने इसकी संज्ञा दी है? देखिए आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हैं, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था। 2020 का अगर आप प्री देखेंगे तो लगातार 4 क्वेश्चन हिस्ट्री में जो थे वो स्टेटमेंट से थे। तो आपको जहां भी स्टेटमेंट्स दिखते हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेना है और ये तैयारी करनी है। जैसे 1935 का एक्ट आया जिसमें अखिल भारतीय संघ की बातचीत थी, ये क्वेश्चन 2021 के प्री में आया था, है ना। 1935 के एक्ट का क्या नाम है, तो ये उसमें आया था। तो इसको अनेक ब्रेकों तथा इंजन रहित मशीन वाला बोला है। ये किसने बोला है? यह जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। 58th का आंसर क्या हो जाता है? डी, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या है? पहले प्रधानमंत्री है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, यह कथन किसका है? अब देखिए ये उस दौर की बात है जब कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी, लिबरल्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच बटी हुई थी। लीडरशिप में कुछ दिक्कतें आ रही थी, सूरत की फूट अभी हुई नहीं है, होने वाली थी, ये सब चीजें चल रही हैं। तो आप समझिए कि ये जरूर ही किसी उग्रवादी नेता ने बोला होगा, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर रहे हैं तो हमें अपने प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। स्टेटमेंट सीधा सीधा कह रहा है कि कांग्रेस की जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी उन व्यवस्थाओं से ये नेता खुश नहीं थे, जैसे कि आपस में बैठना, अनुनय विनय करना, लेटर लिखना, अपनी मांगों को संवैधानिक रूप से मंगाना। जबकि इन लोगों की डिमांड क्या कह रही है कि नहीं, हमें बिल्कुल उनको परेशान करना चाहिए, उनसे एक्सट्रीमली मांगना चाहिए। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय ने बोला है क्या, ये अरविंदो ने बोला है क्या, विपिन चंद्र पाल ने बोला है या बाल गंगाधर तिलक ने बोला है? यहाँ पर चारों लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, लाल बाल पाल ये भी है और अरविंदो भी उग्रवादी ही थे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? यह है बाल गंगाधर तिलक का। यह स्टेटमेंट किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और इन्होंने कहा था कि जो उदारवादी साल में एक बार बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं और अपने लेटर बनाते हैं और अनुनय विनय की मांग करते हैं, ऐसा नहीं होना है। अगर ऐसे ही करते रहे तो हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। यह किसका है? बाल गंगाधर तिलक। इनके पत्र का नाम क्या है? केसरी और मराठा, है ना। और गणेशोत्सव, शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में इन्होंने ही कराई थी। विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या बोला है? भारतीय शांति का वो भी बोला है, जनक बोला है, विंस्टन चर्चिल। अगला है 60th क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन है, आपको सही कथन शुरुआत करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। विभागीय प्रणाली द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। अब देखिए विभागीय प्रणाली का मतलब पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंट। पहले क्या था? पहले ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं बटे हुए थे। पहले पूरी सरकार को कोई एक व्यक्ति ही देख रहा है या एक व्यक्ति द्वारा नियुक्त कुछ व्यक्ति देख रहे हैं। अभी जैसे चलता है ना कि ये कृषि मंत्री है, ये वित्त मंत्री है, ये सड़क मंत्री है, ये रोड मंत्री है, फलाना ठिकाना। तो ये भारत में नहीं था, है ना। जैसे ही अंग्रेज धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाते जा रहे हैं उसके बाद ही रेगुलेट करेंगे। 1857 के बाद जब
ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित होती है ब्रिटेन की महारानी के पास, तो उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होंगे। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, विभागीय प्रणाली है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं किया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं था, ये हुआ है लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग कब हुआ है? 1861, 1861 के एक्ट में हुआ है ये, 1861 में हुआ था विभागीय प्रणाली, तो ये नहीं था। इसके बाद विभागीय प्रणाली द्वारा भारत सरकार में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विभागीय प्रणाली का मतलब ही यही था। इसके बाद इसके पहले परिषद थी, इसके पहले परिषद थी जिसमें मंत्रालय नहीं थे, वो परिषद के व्यक्ति आपस में डिसीजन ले रहे हैं और बता दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ काउंसलर्स, ये सब था, बीओडी बीओसी वगैरह थी, कोई मंत्रिमंडल नहीं था। इसके बाद हुआ ऐसा, भारत मंत्री हुआ, भारत सचिव हुआ, ये सब हुआ। तो इस प्रश्न में आप देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत भारत में लॉर्ड कैनिंग ने करवाई है 1961 में, 1861 में, 1961 नहीं, 1861 में कराई है। और इसका ऑप्शन बी सही है ना, केवल 2 सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 60 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 61। अब देखिए आपकी जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है विद्रोह और सामाजिक आर्थिक सुधार, तो यहां से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो आपको इनको भी बिल्कुल अच्छे से रटना है, अच्छे से याद करना है, तारीखों के साथ और इनके लीडरशिप के साथ और इनके प्लेस के साथ और इनका तत्कालिक कारण क्या था, वर्तमान में क्या कारण था, उसके साथ भी। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, ये कहना चाह रहे हैं किस किसान विद्रोह के आंदोलनकारियों का नारा था कि हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं। ये किस विद्रोह में कहा गया था? मतलब किसानों ने विद्रोह किया और कहा कि हम केवल महारानी और महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं। रैयत मतलब क्या कि हम सीधे रिपोर्ट करें, किसानों को रैयत बोला गया, भूमि का स्वामित्व उन्हीं को दिया गया और उनके अंडर में एक रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई थी जिसके अंदर एक जमींदार थे। तो उनके वो बोल रहे कि हम इनकी रैयत नहीं होंगे, जो मध्यवर्ती लोग हैं उनकी रैयत नहीं होंगे, हम किसकी होंगे? हम सिर्फ महारानी की रिपोर्टिंग होना चाहते हैं। तो क्या ये नील विद्रोह में बोला गया था? नहीं, नील विद्रोह में नहीं बोला गया। दक्कन कृषि दंगे में भी नहीं बोला गया। संथालों को तो इतना पता भी नहीं था, तो किसने बोला गया? ये पावना विद्रोह में बोला गया है। तो इसका सही आंसर है डी, पावना विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में कुछ जानकारी दे दें। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ है और इसके लीडर थे विष्णु दिगंबर विश्वास, इनकी लीडरशिप में हुआ है। विष्णु दिगंबर विश्वास ये हुआ। जो दक्कन विद्रोह हुआ ये हुआ 1875-76 में जमींदारों के विरुद्ध। क्यों हुआ? कपास के रेट बहुत कम हो चुके थे, ब्रिटेन से डिमांड आनी रही थी, साहूकारों से कर्ज लेकर किसानों ने कपास उगाया हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर विद्रोह हो गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 सीधो व कान्हू, झारखंड वाला एरिया, कारण वही है, भूमि से बेदखली, प्रथाओं पर रोक, ये सब चीजें। जो पावना विद्रोह है इसी में कहा गया है कि हम आंदोलनकारी नारा महामहिम की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं। 1873 और 76 ये कहां पर हुआ है? बंगाल में हुआ है। और किसके विरुद्ध हुआ है? जमींदारों के खिलाफ, जो वहां के लोकल जमींदार थे, जो गैर कृषक वर्ग था और उसके स्वामित्व में पूरी जमीन है, उसके खिलाफ हुआ है पावना रिवॉल्ट। ठीक है ना? तो 61 का आंसर क्या है आपका? डी। 61 का आंसर क्या है? डी। अब चलते हैं 62 आंसर में, 62 क्वेश्चन में। 62 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से विद्रोह ने अंतिम समय में सांप्रदायिक रूप ले लिया था? देखिए बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, पीजेंट रिवॉल्ट हुए, ट्राइबल रिवॉल्ट हुए, है ना, और आपके जन विद्रोह हुए, सिविल रिवॉल्ट हुए, लेकिन एक रिवॉल्ट ऐसा था जो आगे जाकर कम्युनल रूप ले लेता है। और वह कम्युनल रूप इसलिए ले लेता है क्योंकि उस रिवॉल्ट में जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, वह मुस्लिम किसान थे और जो बहुसंख्यक थे, और जिनके लिए शोषण हो रहा था वह जो कर रहे थे वह कौन थे आपके? वह थे साहूकार, जमींदार या पूंजीपति जो हिंदू वर्ग से थे। तो ये चिंगारी पहले जो शोषित वर्सेस पीड़ित की, शोषित और शोषक के बीच हो रही थी, वह बाद में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गई। और ये इसका सीधा सीधा ऑप्शन है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 2 बार हुआ है,
एक बार 1800 के आसपास हुआ, 1870 के आसपास हुआ है, और एक जो एग्जैक्ट सांप्रदायिक वाला है वह 1921 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने। अली मुसलियार ने किया था। मोपला जो थे वो भूमिहीन मुस्लिम किसान थे जिन्होंने हिंदू साहूकारों के प्रति विद्रोह किया। प्रारंभ में तो यह मात्र शोषक और शोषित के मध्य लड़ाई थी, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने उनके घर जलाए, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया और हिंसाएं की। तो इस तरीके से यह अंत में क्या हो गया, कम्युनल रूप इसने ले लिया, सांप्रदायिक रूप ले लिया। मुंडा विद्रोह आदिवासी विद्रोह है, कोल विद्रोह आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, ये कोई सांप्रदायिक स्वरूप नहीं रखते। तो 62 का आंसर क्या होता है, ए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वुड डिस्पैच के संबंध में सही कथन है। तो सबसे पहले तो पता हो तुम्हें वुड डिस्पैच क्या है। वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, ये जो इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म थे उसके लिए लाया गया था। तो आपको जो भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार वाली लाइन है उसमें जो भी एजुकेशन के लिए जितने भी प्रयास किए गए हैं, चाहे वो वुड डिस्पैच हो, चाहे वो आपकी सार्जेंट योजना हो, चाहे वो आपके आयोग जितने भी बने हो, चाहे वो आपकी वर्धा योजना हो, सब आपको पढ़ना है, सब आपको उसके बारे में आपको आना चाहिए। तो वुड डिस्पैच के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट है, ये डलहौजी के समय आया था। तो हाँ, ये डलहौजी के समय आया था 1854। इसमें प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा को नकार दिया था, सही बात है। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को बोला था, प्राइमरी एजुकेशन को बोला था ये मातृभाषा में होनी चाहिए, इसके बाद जो भी शिक्षा होगी वह इंग्लिश भाषा में होनी चाहिए, ये भी सही बात है। इसमें पहली बार प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं की गई थी, इसमें सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षा देने की बात की गई थी, वुमेन्स को एजुकेशन देने की बात की गई थी, ना कि एडल्ट एजुकेशन की बात की गई थी। इसके तहत लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई थी, हाँ, इसके तहत लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई थी। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है, चौथा ऑप्शन सही है। तो वुड डिस्पैच के बारे में सिंपल जानकारी यही आती है कि 1852 में आया, डलहौजी के समय आया, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी को नकारा, उच्च स्तर पर अंग्रेजी को स्वीकारा। महिला शिक्षा की सबसे पहले बात इसी में की गई है, वुमेन एजुकेशन, और इसमें लोक शिक्षा विभाग की पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की गई है। इसके बाद कोलकाता, मुंबई और या बंबई, कोलकाता, बंबई और मद्रास, कोलकाता, बंबई और मद्रास यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी वुड डिस्पैच में कही गई थी। तो 62 का आंसर क्या है, ए। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 64। इसमें है कि सत्रिय नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है। सत्रिय एक शास्त्रीय नृत्य है भारत का, गौर से देखिए, क्या यह आंध्र प्रदेश से है, क्या यह तेलंगाना से है, क्या यह असम से है, या ये उड़ीसा से है। तो देखिए यह जो नृत्य है यह मुख्यतः असम से संबंधित है, तो इसका आंसर है सी। यह हमारे जो मुख्य 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं भारत के, कौन कौन से भारत के क्लासिकल डांस हैं। उनमें एक सत्रिया भी है जो असम में होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं। सत्रिय नृत्य को पूरे असम में है और यह शंकर देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, शंकर देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये देखिए 2 बैटल हैं, प्लासी और बक्सर। ये इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पूरा चेंज किया है। बोलते तो हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भी चेंज किया है, लेकिन मेजर चेंज जो हुआ है वो प्लासी से हुआ है, जो ग्राउंड स्तर पर देखा। पानीपत की लड़ाई परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन प्लासी और बक्सर ने ये सिद्ध कर दिया कि अब यही राज करेंगे। पानीपत ने ये बता दिया था कि मराठी राज नहीं करेंगे, लेकिन बक्सर ने ये बता दिया कि अब भारत पर अंग्रेज राज करेंगे। ये एक डिसीजन मेकिंग वो थी, बैटल थी, जिसने डिसीजन को पक्का कर दिया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बिट डेट के आपको याद करना है। क्या ये 22 और 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, क्या ये जून 1764 को हुआ था, क्या ये जनवरी में हुआ था, क्या ये अप्रैल में हुआ था। देखो ये हुआ था 20 to 23 अक्टूबर 1764। देखो इसमें आपको देखना है ईयर है, ईयर तो आपको क्लियर है 1764। अब देखिए बंगाल में हुआ था, बंगाल बिहार में, तो जून में होगा नहीं क्योंकि बरसात बहुत है, अप्रैल में होगा नहीं क्योंकि गर्मी बहुत है,
तो इन 2 महीनों में तो हो नहीं सकता। जनवरी में ये होता नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, तो आपको ये चीज़ सिर्फ याद ही करनी है। और यह 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसका ऑप्शन है ए। इसमें भारतीय सेना जो थी, भारतीय सेना, इसमें कौन कौन था भारतीय सेना में? बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो आपके बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और आपके मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज थे, यानी भारत का टॉप मुगल कमांडर अवध जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बंगाल जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, इन तीनों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। और यहाँ से अंग्रेज सिद्ध हो गए कि अब इन्हीं का ही राज चलेगा। तो ये 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और इसका परिणाम क्या था? इसका रिजल्ट क्या निकला? इलाहाबाद की संधि। क्या हुई थी फिर इसके बाद? इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 2 हुई है, एक हुई है शुजाउद्दौला के साथ और एक हुई है आपकी मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। ठीक है ना? तो ये आपको देखना है 65 क्वेश्चन में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने कहा था कि अंग्रेज घुसपैठिए थे जिन्होंने भारतीय चरखों को तोड़कर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी है? भारत किसने बोला है, किसने कहा था कि ये अंग्रेजी घुसपैठिए थे जिन्होंने भारतीय चरखों को तोड़कर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी है? तो ये स्टेटमेंट किसका हो सकता है? आप सोचिए। क्या विलियम बेंटिक अपने लिए बोलेंगे ऐसा? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या जॉन सुलीवन बोलेंगे? हो सकता है बोलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलेंगे? हाँ हो सकता है बोलेंगे। लेकिन ये उतने अगेंस्ट अंग्रेजों के नहीं है ये दोनों। तो इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला था। और कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट ये भी है कि बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि सफेद हो गई। ये किसने बोला है? ये भी कार्ल मार्क्स ने बोला है कि अंग्रेजों ने ऐसी तबाही मचाई भारत में कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। ये भी कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। और जॉन सुलीवन जो एक ब्रिटिश स्कॉलर हैं, उन्होंने बोला है कि इसलिए कि ब्रिटिश व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि इन्होंने एक स्पंज के रूप में काम किया है। ब्रिटिश व्यवस्था ने एक स्पंज के रूप में काम किया है जिसने गंगा के सोने को टेम्स के किनारे निचोड़ दिया है। तो ये स्पंज वाली अवधारणा है, ये जॉन सुलीवन ने बोली है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन में बोला था, ये स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, तो उन्होंने बोला था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। तो निष्ठुर बर्बादी वाला स्टेटमेंट जो था वह रविंद्रनाथ टैगोर का था जब 1905 स्वदेशी आंदोलन बोला था। जॉन सुलीवन ने यह बोला था, स्पंज के रूप में काम किया है ब्रिटिश व्यवस्था ने कि गंगा के सोने को टेम्स के किनारे पर निचोड़ दिया है। कार्ल मार्क्स ने बोला है ये कि अंग्रेजी घुसपैठिए थे, चरखों को तोड़कर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी है। तो इसका सही आंसर है बी। और इनका यह भी स्टेटमेंट है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 67। ये मैंने अभी डिस्कशन में आपको बता दिया था कि वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है? वैलेंटाइन शिरोल एक इंग्लिश स्कॉलर हैं, इन्होंने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है? द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भगत सिंह को कहा है? बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद को बोला है? नहीं। रामकृष्ण को कहा है? नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को भी नहीं कहा। तो किसको कहा है? इनने कहा है बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक थी इंडिया अनरेस्ट, उसमें इन्होंने भारतीय अशांति का जो फादर बोला है वह बाल गंगाधर तिलक को बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ही वो प्रथम प्रणेता हैं जिन्होंने हिंदू गौरव को पुनरुत्थान करने का व्यापक राजनीतिक प्रयास किया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे इनके बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं। इन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, मराठा केसरी, इन पत्रों के माध्यम से, पुराने त्योहारों के माध्यम से भारतीय समाज में गौरव की भावना को ला दिया था। तो इसलिए वैलेंटाइन शिरोल ने किसको बोला है? बाल गंगाधर तिलक को। इसका सही ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि किसने कहा था कि हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। किसने कहा था हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? क्या वो एनी बेसेंट थी, मदर टेरेसा थी, सरोजनी नायडू थी? इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये श्रीमती एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट, ऑप्शन ए इसका सही है। एनी बेसेंट एक
आयरिश आयरिश होम रूल आंदोलन भारत में लाना चाहती थी, जैसा आयरलैंड में चलाया था वैसा आंदोलन लाना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं श्रीमती एनी बेसेंट, और ये किस देश से बिलोंग करती हैं वह आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है कि एनी बेसेंट किस मूल की थी, किस देश से बिलोंग करती है, वो आपको लिखना है। तो 68 का ऑप्शन ए सही है। मदर टेरेसा ने नहीं बोला, मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है कब, 1980 में, जबकि इसके पहले शांति का नोबेल मिल चुका था 1979 में, और ये नॉर्थ मैसेडोनिया से थी मदर टेरेसा। सरोजनी नायडू नहीं थी, स्वर कोकिला बोलते हैं इनको, भारतीय कोकिला, और ये प्रथम भारतीय राज्यपाल थी। यह प्रथम भारतीय राज्यपाल थी जो किसी भी राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की थी जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। यूपी की प्रथम भारतीय राज्यपाल थी, प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल, ठीक है ना। वुमेन गवर्नर जो है सरोजनी नायडू थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69th है कि शिव पार्वती के प्रेम और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये कालिदास के चारों ग्रंथ हैं जिसमें शिव पार्वती के प्रेम का और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलेगा। तो आप ग्रंथों के नाम पढ़िए। क्या वो मेघदूत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एक मेघ की कहानी है। एक विरह से पीड़ित व्यक्ति अमरकंटक के पहाड़ों पर बैठा है, वह अपनी प्रेयसी को बादल के माध्यम से प्रेम संदेश भेजता है ना। और इसके बारे में एक वो फेमस पोयम भी है ना कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे, कालिदास तुम सच बतलाना, रोया यक्ष या तुम रोए थे। तो ये बातचीत मेघदूत में कही गई है। तो ये मेघदूत तो नहीं है, मेघदूत में बादल से संदेश भेज रहे हैं। इसके बाद क्या यह मालविकाग्निमित्रम है? नहीं, मालविकाग्निमित्रम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र जो शुंग वंश के राजा हैं, पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं, और ये आपकी मालविका जो है वो है जब यमन देश की वो है राजकुमारी है, जो आपकी कलिंग की राजकुमारी है, वहां पर इनकी प्रेम कहानी है, तो वो भी नहीं है। रघुवंशम, ये राजा राम उनकी पीढ़ियों से, राजा रघु उनकी पूरी पीढ़ी से संबंधित ग्रंथ है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ए सही जाता है, कुमार संभवम। कुमार संभवम यह एक महाकाव्य है, एपिक बोलते, महाकाव्य है, और यह संस्कृत में लिखा गया है। ठीक, संस्कृत इसकी लैंग्वेज है, और इसके लेखक कौन है? कालिदास जी। कालिदास को क्या बोलते हैं? इंडियन शेक्सपियर, है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अब देखिए इसमें आपको देखना है क्या पूछ रहा है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है और क्या वह सही टिक है कि नहीं, उसके सामने उसका सही ऑप्शन है कि नहीं। पहला ऑप्शन है वैलेंटाइन शिरोल, इनकी किताब है द इंडियन स्ट्रगल। नहीं, द इंडियन स्ट्रगल नहीं है, इनकी जो किताब है वह है इंडिया अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, इंडियन अनरेस्ट है। दूसरी किताब है रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। हाँ, ये ऑप्शन सही है, ये सही सुमेलित है। रफीक जकारिया की किताब है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट नहीं, इनकी किताब है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद वीडी सावरकर की अनहैप्पी इंडिया, नहीं, अनहैप्पी इंडिया नहीं इनकी किताब। इनकी किताब कौन सी वीडी सावरकर की? वह है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये है इनकी पुस्तक। और अनहैप्पी इंडिया है वह लाला लाजपत राय की पुस्तक है। किसकी है? वह लाला लाजपत राय की है। तो आपको ये सारी पुस्तकें याद होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। 70 का आंसर क्या जाता है? बी हो जाता है। तो ये आपको 6 के 6 फैक्ट याद होने चाहिए कि वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन अनरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अनहैप्पी इंडिया जो है वह लाला लाजपत राय की है। और रफीक जकारिया की बुक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो आप कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे कि हु डिवाइडेड इंडिया, किसने किया था भारत का विभाजन, या किसकी जिद से हुआ है भारत विभाजन, तो वो आप बताएंगे। 71 क्वेश्चन आते हैं। फिर से आंदोलनों से हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि आंदोलन एमपीपीएससी के बहुत ही फेवरेट हैं। 2022 के मेंस में तो पूरे ही आंदोलन थे, है ना। कौन कब कहाँ कैसे का पेपर आ गया था, तो उस तरीके के लिए हमें भी तैयार रहना है। तो 71 क्वेश्चन कहता है कि नील आंदोलन 1859-60 से संबंधित सही कथन है। तो इसमें ट्रू और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको फाइंड करना है। पहला है इसके नेतृत्व करता दिगंबर और विष्णु विश्वास थे, हमने पहले भी देखा है। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट तो सही आता है। तो अभी हम देखते हैं, एक सही है, हाँ एक तो सही है, एक और 3 सही है, ये भी देखना है। सभी कथन सही है, ये भी देखना है।
तो पहला तो सही है, तो यानी बी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो सही है। इसकी शुरुआत बंगाल की नदिया जले से हुई थी, हाँ ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो यानी एक और दो दोनों सही है, तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, है ना। अगर आपको दो स्टेटमेंट पता है तो एलिमिनेशन मेथड से क्या जाता है, इसका डी है, यानी तीसरा भी सही है। मतलब क्या कि यह नील दर्पण नाटक में उल्लेखित है, नील दर्पण नाटक में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और तीन कठिया कानून, जो तीन कठिया खेती थी वह किससे संबंधित थी, वह नील की खेती से संबंधित थी। किसकी खेती से संबंधित थी, नील की खेती से संबंधित थी। और इसी के लिए विवाद में क्या हुआ है आपका, चंपारण आंदोलन, ठीक है ना, चंपारण आंदोलन हुआ है, कब हुआ, 1917, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है, तो इसका आंसर क्या है, 71 का डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा गया था। फिर से स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, ये आपको बताया जा रहा है कि एमपीपीएससी का क्या ट्रेंड है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है ना। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है कि S2S आपके पेपर में मिल जाए। तो पहला है, किसके द्वारा कांग्रेस को जनता के अल्पमत का प्रतिनिधि कहा गया था, whom called by whom was Congress called the representative of the माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। क्या वो लाला लाजपत राय ने कहा था, नहीं, लाला लाजपत राय ने कहा था। इन्होंने कहा था कि यह शिक्षित भारतीयों का एक समूह है। कांग्रेस के लिए क्या बोला था इन्होंने, कि यह शिक्षित भारतीयों का संगठन है, एजुकेटेड इंडियंस का संगठन है, इन्होंने नहीं कहा था। क्या विपिन चंद्र पाल ने कहा था, नहीं, इन्होंने बोला था कि कांग्रेस बुलबुले के समान, कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है, ये विपिन चंद्र पाल ने बोला था, भगत सिंह ने भी नहीं बोला। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन है जिन्होंने ये बोला था, ठीक है ना। तो किसके द्वारा कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा गया था, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी इसका सही है। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसको दी जाती है। भारत की रक्तहीन क्रांति मतलब ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ये पहला ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था, आपको पता है, जब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री था एमपीपीएससी में, तो इंग्लैंड की जो क्रांति थी उसको बोला गया था रक्तहीन क्रांति, क्योंकि कुछ नहीं हुआ था, राजा भाग गया था और प्रोटेस्टेंटों के राजा बना दिए गए थे। तो ऐसा ही एक घटना भारतीय हिस्ट्री में भी हुई है, इंडियन हिस्ट्री में भी हुई है, जहां पर कुछ भी युद्ध नहीं हुआ, सीधे ही पावर ट्रांसफर हो चुकी है। बहुत ही रेयर था मध्यकाल में ऐसा होना, लेकिन हुई थी। तो 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया जाना, क्या शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा शासक स्वीकार करना, अंग्रेज एवं टीपू के मध्य हुई मंगलौर की संधि के बाद की संधि, या सूरत की संधि 1775। सूरत की संधि के बाद भी युद्ध हुए हैं, तो ये नहीं है। अंग्रेजों टीपू सुल्तान के मध्य मंगलौर की संधि के बाद की शांति, नहीं, इसके बाद भी विद्रोह हुआ है ना। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा शासक स्वीकार करना, नहीं, ये भी नहीं हुआ, इसके बाद ही विद्रोह हुए हैं। इसके बाद भी शाह आलम द्वितीय को उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, मराठाओं ने विद्रोह किया, तो ये भी नहीं था। इसका आंसर है ए, मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम, इसको बोला गया है क्या, रक्तहीन क्रांति की संज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन जाता है ए, 73 का आंसर होता है ए। चलिए आ जाते हैं फिर से उत्सव की ओर, उत्सव से शुरू उत्सव पर खत्म। 74वां क्वेश्चन है आपका कि कृष्ण जन्माष्टमी किस माह में मनाई जाती है। आप सबने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई होगी, आप सबने माखन खाया होगा, मटकी फोड़ने या फोड़ी होगी या फोड़ते हुए देखी होगी। क्या यह सावन महीने में मनाई जाती है, नहीं, सावन में तो रक्षाबंधन होता है। क्या यह कार्तिक में मनाई जाती है, नहीं, कार्तिक में भी नहीं मनाई जाती, कार्तिक में दीपावली होती है। क्या यह बैसाख में मनाई जाती है, नहीं, बैसाख में नहीं बनवाई जाती। यह कब मनाई जाती है, यह बनाई जाती है भाद्रपद में, भादो महीने में मनाई जाती है। भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी एग्जैक्ट रात को 12 बजे, जब अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जेल के अंदर, उस समय मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, है ना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, कारागार में हुआ था ना। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के रूप में हम मनाते हैं, भाद्रपद की अष्टमी को यह मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो ये रिवॉल्ट्स लिखे हुए हैं और इसके नेता कौन थे। सबसे पहला है कि कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1832 कोल जनजाति के द्वारा किया गया था।
और इसको किसने किया था? क्या बुधु भगत ने किया था? हाँ, कोल विद्रोह बुधु भगत के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह 1822 1822 में किया गया था। संथाल विद्रोह सीधोवा कानू झारखंड के आसपास 1855-56। ताना भगत जतरा भगत, ये सही बात है, 1914। और कहां पर? छोटा नागपुर के पठार में। तो ये सारों सही सुमेलित हैं। पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा सही है, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो यानी ये कौन सा ऑप्शन जाता है? 1 2 3 4 डी। 75 का आंसर क्या है? डी। तो ये हमारे आज का श्रृंखला, आज का सेशन आज समाप्त होता है। और इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ होगी, वह टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो धन्यवाद, बने रहिए फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल के साथ।